हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ना कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज मस्त एकदम बढ़िया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन, ठीक है। एनएलएम, आहा हा, क्या बात है। इन शॉर्ट इसको हम एनएलएम बोलते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसा कि बड़ा फेमस है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बड़ा फेमस है और आप सबको पता ही होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है क्या होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ से शुरुआत करें बच्चों। फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा फर्स्ट लॉ। क्या बताइए, क्या पढ़ा है आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? आपने, मैं बताता हूं आपने क्या पढ़ा है, पहले वो बताऊंगा, ठीक है। आपने पढ़ा है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो फर्स्ट लॉ इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग with constant velocity it will not change its state of motion until and unless a net force is applied. मतलब इसको शॉर्ट में लिखूं, शॉर्ट में ये है इफ सिग्मा एफ इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन जीरो इंप्लाइज सिग्मा एफ इक्वल्स टू जीरो। बेटा सिग्मा एफ बच्चों पता है क्या है? ऐसे देखने में सिग्मा एफ डरावना लगता है, लेकिन ये क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, बाय द बॉडी नहीं है बच्चों, ऑन द बॉडी। यही आपने पढ़ा है जी, है ना। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी जो है वो अगर जीरो है तो बॉडी नहीं चलेगी। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या पढ़ा है आपने, मैं याद दिलाता हूँ। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है F इक्वस टू एम ए। थोड़ी देर बच्चों रुक जाना, जिसने पढ़ा भी हो तो भी रुक जाना, ठीक है। देख लेना, फिर आपको खुद डिसाइड करना पहला लेक्चर के बाद कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए, ये सेकेंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, सभी लोग, ठीक है। अगर मैं इस सेकेंड लॉ में a बराबर जीरो रख दूं तो क्या f बराबर जीरो आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं f बराबर जीरो रख दूं तो a बराबर जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका मतलब सेकेंड लॉ से क्या हम फर्स्ट लॉ ला सकते हैं? मतलब सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ, ये कह सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक। अच्छा, अगर ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब न्यूटन तो पागल था। अगर ये कह सकते हैं तो न्यूटन पागल था। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूटन पागल था। क्यों भाई? वो इसलिए कि जब सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ आ सकता है तो न्यूटन को ऐसी क्या पड़ी भाई दो लॉ देने की? यार एक ही दे देते ना भाई। तुम ही सोचो, अगर दूसरे लॉ से पहला आ जाता है तो न्यूटन भाई साहब, क्यों हम तीन पढ़ रहे हैं, हम दो ही पढ़ते ना यार, फर्स्ट और सेकंड। जब सेकंड से फर्स्ट आ जाता है, कभी सोचा क्या इस बारे में? हाँ, नहीं सोचा तो नहीं सोचा, तो अब सोच लीजिए बच्चों। बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहा हूं, और वो ये कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऊपर लिखा है ना, एक्चुअल में ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ
नहीं होता है, या यूं कहें कि दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो गुरुजी फर्स्ट लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन है क्या? हमने तो आज तक यही पढ़ा है। तो देखिए साहब, फर्स्ट लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन। अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे फर्स्ट लॉ। तो सही डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की क्या है? लिखवा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाइएगा। इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, then it is always possible, it is always possible to choose a frame, फ्रेम तो नहीं, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम पढ़ा चुका हूं बच्चों आपको। रेफरेंस फ्रेम in which acceleration of body will be zero. These reference frames are called inertial reference frame. Inertial reference frame. ये है inertial reference frame की definition. That means Newton's first law defines a special kind of reference frame which is called inertial reference frame. Clear? तो ये कहते हैं कि अगर, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं बच्चों, ठीक है? थोड़ा आइडिया था पहले, अरे वाह शाबाश, देखना जरा ध्यान से। ये कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, अगर इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, अब वो कैसे पता करेंगे भगवान जाने, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस बॉडी पर फोर्स जीरो है, ध्यान से सुनना, तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम चूज करना पॉसिबल है जिनमें इसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। सर जी, गुरुजी, ये गारंटी कैसे लें कि इस पर नेट फोर्स जीरो है? मगर बहुत आसान, कि कैसे? कि इसको दुनिया में ऐसी जगह भेज दो जो सबसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच जाए, मतलब प्योरली आइसोलेटेड, किसी भी प्लैनेट का कोई भी इफेक्ट इस पर ना पड़े। तो गारंटी, जब इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं किसी के साथ, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक, ध्यान से सुनना। तब वो रेफरेंस फ्रेम जिनमें एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी भी जीरो होगा, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएंगे। मतलब गुरु, देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये बॉडी है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर नेट फोर्स जीरो है, मान लीजिए यूनिवर्स में बिल्कुल अलग पड़ी हुई, ठीक। अभी मैं इसको देख रहा हूं, एक्सीलरेशन जीरो है, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है, ठीक है। अब मैं यहां पर चलने लगूं, दौड़ने लगूं, किससे? ए एक्सीलरेशन से, गड़गड़ 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 गड़गड़। तो मेरे रेफरेंस फ्रेम से इस बॉडी का एक्सीलरेशन, याद करो सर ने क्या सिखाया था, जब हम किसी के फ्रेम में जाते हैं बच्चों तो एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ते हैं। तो ये वाले रेफरेंस फ्रेम से जिसमें गलगल में जा रहा हूं, उस रेफरेंस फ्रेम में ये रेस्ट पर है, एक्सीलरेटेड होगा। एक्सीलरेटेड होगा ना, मेरे एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ोगे तो उस रेफरेंस फ्रेम से ये एक्सीलरेटेड होगा। क्लियर? समझ में आई बात? तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है गुरुजी, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। कारण क्या है? तो मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना। मान लीजिए ये एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, हमने कहा नेट फोर्स जीरो है इस पर, ठीक है।
लेकिन एक बच्चा, मेरे बगल में एक कार निकल रही थी, उस कार में उसने अपनी रेफरेंस एक्सेस, जैसे गुरुजी ने बताया था एक्स वाई, याद करो डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस एक्सेस, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड अ क्लॉक, याद आया। वो जा रहा था एक्सेलेरेशन ए से, तो उसके रेफरेंस फ्रेम से ये पीछे ए एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, जबकि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। अब हम देखते हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम माने तो माने किसको। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो हम मानते हैं वो हम मानते हैं, ध्यान से सुनना, ऑल्दो, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल्दो अर्थ is a non-inertial reference frame. Yet for the purpose of our calculation, we assume earth as an inertial frame. पता है क्यों? क्योंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लिख देता हूं, फ्रेम, क्योंकि जो एरर इन्वॉल्व होती है ऐसा मानने से, एरर इन्वॉल्व इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती है। तो भैया ऐसा है कि हाँ, हम होता क्या है यार, देखो समझो, इस बात को समझो, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, फिजिक्स कहता है कि एग्जैक्ट तो आप कोई चीज़ पा ही नहीं सकते हो। अगर आपने कुछ हल्का फुल्का सुना हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और नहीं भी सुना तो आप जान लीजिए कि फिजिक्स कहता है कि आप जो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी के बारे में बात कर ही नहीं सकते हो, और एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर सकते हो तो अप्रॉक्सीमेट ही, हम जितने भी रिजल्ट निकालते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, मतलब विद सम एरर होते हैं, ठीक है। अब अगर विद सम एरर होते हैं, फॉर एग्जांपल 5% एरर, ठीक, और अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेने से भी 5% से कम ही एरर आ रही है, तो क्या नुकसान है, ले सकते हैं। तो वही काम हम करते हैं, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरर इन्वॉल्व होती है वो बहुत स्मॉल होती है। यह है पहला पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अब मैं आपको दूसरी स्टाइल से पढ़ाता हूँ ताकि आपको लिखने में आप इजी हो जाए। नहीं, आपको और दिक्कत आएगी उल्टा, नहीं वैसे ही ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि आगे से कैसे आप पहचानोगे कौन इनर्शियल है। तो अर्थ क्या है बच्चों? अर्थ क्या है, बोलो जल्दी बोलो। अर्थ इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? अर्थ नॉन इनर्शियल है, लेकिन फिर भी हम अपने कैलकुलेशंस के लिए इसको क्या ले सकते हैं? इनर्शियल। आई बात समझ में? ठीक, अगला पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ अ फ्रेम मूव्स with constant velocity with respect to an inertial frame, then it must be an inertial frame, inertial reference frame। ठीक बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक। और दूसरी वाली बात, इफ अ फ्रेम का मतलब इफ अ रेफरेंस फ्रेम, इफ अ फ्रेम मूव्स विद एक्सीलरेशन, नॉन जीरो एक्सीलरेशन, with respect to a
an inertial frame, then घबराना नहीं, सब समझाऊंगा, then frame will be non-inertial, ठीक, सुनते जाओ। इंटरेस्टिंग बात है। क्या है इंटरेस्टिंग बात भाई? जैसे मान लो हमसे कहा कि यहां पर एक रेफरेंस फ्रेम, इस जो मेरा ये क्या बोलते हैं इसको भी, रिमोट कंट्रोल, इस रिमोट कंट्रोल से जुड़ा हुआ एक एक्सिस है, ऐसे एक्सिस जोड़ दी, रेफरेंस फ्रेम है, और क्लॉक चढ़ा दी इस पर, तो ये रेफरेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, अब वो सारे रेफरेंस फ्रेम, जैसे मान लो ये, अगर ये इनर्शियल है, ध्यान से सुनना, अगर ये इनर्शियल है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा इस फ्रेम से। कौन वाला? जो आप लोग बचपन से याद करते आए हो, वो वाला, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। किसमें? इस फ्रेम में। यही तो लिखवाया है। अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है तो उस फ्रेम में अगर किसी बॉडी पर, उस फ्रेम में मान लीजिए ये एक बॉडी है, उस फ्रेम में अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। किसमें? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। यह नाम कैसे रखा गया? जब गैलीलियो ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो उसे यह पता नहीं था कि हमेशा वैलिड होगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जिन रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है उन्हें इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये क्या है? रेस्ट पर। इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? 0। एक्सीलरेशन कितना है? 0। क्लियर? फ्रेम कैसा है? इनर्शियल। अब समझो बे, अब अगर मान लीजिए मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मेरे रिलेटिव इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी तो एक्सीलरेशन 0 होता है। इस पर फोर्स क्या था? 0। इस पर फोर्स क्या लग रहा था? 0। इसका एक्सीलरेशन क्या था? 0। ठीक है, फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, पहले तो ये जान लो। फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। लिख लो इसको मोटा मोटा, बड़ा बड़ा। फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। हा, क्या बात है। तो ये डिपेंड नहीं करता, फोर्स डिपेंड नहीं करता। तो रिपीट करता हूं, इस पर फोर्स 0, इसका एक्सीलरेशन 0, इस पर फोर्स 0, इसका एक्सीलरेशन 0। ये फ्रेम कैसा? इनर्शियल। ये एक नया फ्रेम, ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अच्छा, इसके फ्रेम से देखो, इसके फ्रेम से ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा, पीछे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके फ्रेम से कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बे? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन का 0 होना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन का 0 होना। और फोर्स तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, तो फोर्स भी 0 और एक्सीलरेशन भी 0। तो ये वाला फ्रेम भी कैसा हो गया? इनर्शियल। अब अगर मान लो ये एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे चला, स्पीड बढ़ती चली जा रही, तो इसके रेफरेंस फ्रेम में इसका एक्सीलरेशन होगा, लेकिन नेट फोर्स 0 था, क्योंकि फोर्स फ्रेम पर इंडिपेंडेंट है। देखो, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इस रेफरेंस फ्रेम में इस पर फोर्स 0 था, इस रेफरेंस फ्रेम में इस पर फोर्स 0 था, इस पर फोर्स 0 था, इसका एक्सीलरेशन भी 0 था। इस रेफरेंस फ्रेम में मैं भाग रहा हूं ए एक्सीलरेशन से, तो मेरे रिलेटिव ये ए एक्सीलरेशन से पीछे जाएगा, जबकि इस पर फोर्स 0 है। इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। आपको याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूं। आपने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ बचपन में पढ़ा था ना, वो जिस रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है वो इनर्शियल, और जिसमें वो वैलिड नहीं है वो नॉन इनर्शियल। खत्म। लेकिन ये बात भी याद रखनी है, इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, टक 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 टक, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो वो फ्रेम भी इनर्शियल होगा। कोई एक्सीलरेशन जा रहा है, कोई एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। समझ में आ गई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। हाय हाय हाय, ये क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ।
वाह जी वाह, देखे तो सरा क्या होता है। तो सब लोगों ने कहा अरे गुरुजी ये तो बाएं हाथ का खेल है। कोई कह रहा है ये तो मतलब हाथ का खेल ही नहीं है। सभी लोग जान लो बेटा, जब भी मैं कोई भी, हाँ कोई कह रहा है क्वेश्चन करा दो, कोई कह रहा है ये करा दो, कोई कह रहा है वो करा, अबे चुप रहो थोड़ी देर, जरा पहले थ्योरी पढ़ लो। कोई चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो कम से कम 3 से 4 लेक्चर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद धनाधन 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 न्यूमेरिकल्स होंगे बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ जरा ध्यान से सुनना। तो न्यूटन सेकंड लॉ सुनना, इस इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है? इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नेट फोर्स F acting on the body is rate of change of momentum of the body। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात, एक और बात जान लीजिए। इफ मास इज कांस्टेंट, इफ m ऑफ पार्टिकल या बॉडी रिमेन इंटैक्ट, कांस्टेंट या रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं भैया मोमेंटम क्या होता है? d बाई डी टी m इंटू वी होता है कि नहीं? अच्छा, m कांस्टेंट है तो m इंटू डी वी बाई डी टी, तो F बराबर m डी वी बाई डी टी या फिर ma। ठीक, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, महान किताबें क्या गलती करती हैं? ये महान किताबें चाहे कोई भी हों, आप देखिएगा खोल करके थ्योरी में जो बताती हैं। एक इक्वेशन बताने जा रहा हूं जो गलत है। लोग क्या कहते हैं? इफ m इज वेरिएबल, इफ m इज वेरिएबल, तो वो कहते हैं f इक्वल्स टू, गुरु जी इसको वैसे ही कर दीजिए, m डी वी बाई डी टी प्लस v डी एम बाई डी टी। पढ़ा है किताबों में? हाँ भाई, अच्छा बेसिक बात है। राहुल झा, चलो बताओ ये सही है कि गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है? राहुल बाबू बताइए। बताइए बताइए निखिल बाबू। राहुल झा, आप कह रहे हैं ना कि बेसिक है, तो बेसिक है तो बताइए ये सही है कि गलत है? सही है? ये वाहियात है, गलत है। चलो अब प्रूफ करता हूं, प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लेना, प्रूफ करूंगा कि क्यों गलत है। अच्छे बच्चों जुड़े रहना, प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये क्यों गलत है। क्योंकि पहली लाइन, न्यूटन्स लॉ इज ओनली वैलिड, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज ओनली वैलिड for systems having constant mass, जान लीजिए। ठीक है, हाँ ये कौन सी बात हुई? ये क्या हुआ? कांस्टेंट मास है, ऐसे थोड़े ना, प्रूफ करके दिखाओ ये गलत है। देखो प्रूफ कर रहा हूं, मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूं ये गलत है, मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा, देख लेना भाई, तुमको रियलाइज करा दूंगा कि ये गलत है। चलो देखते जाओ, अगले पेज पर आ रहा हूं, क्यों गलत है। ठीक है, मान लीजिए ये m मास जा रहा था, मान लीजिए ये m मास v वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक, अच्छा थोड़ी देर बाद इसका डेल्टा m निकला बाहर, और इसका मास बचा m माइनस डेल्टा m, इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v। ध्यान दीजिएगा जरा, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है,
तो न्यूटन साहब कहते हैं सिस्टम इनिशियल और सिस्टम फाइनल हमेशा ऐसा लीजिए कि मास कांस्टेंट रहे। दैट मीन्स लोग क्या करते हैं, लोग फाइनल मोमेंटम ये ले लेते हैं, ये गलत है। फाइनल सिस्टम ये नहीं ले सकते, जो मास निकला है ना उसको भी शामिल करना पड़ेगा। और नहीं मानते हो तो देखो, केवल इसको लोगे तो आंसर वो वाला आएगा, ये वाला जो मैंने कट किया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? केवल इसको लेने से, और इसको बाकी लेने से नहीं आएगा। चलो करके दिखाते हैं ना यार, देर किस बात की। देखो डेल्टा पी लिमिट, भाई ये तो लिखेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो होता है फोर्स, है ना। तो क्या लिखा, m माइनस डेल्टा एम गुरु जी इंटू यू प्लस डेल्टा वी, हाँ प्लस आगे बोलो, वेक्टर लिख लो यार, वेक्टर लिख लो, ये लो डेल्टा m इंटू यू, ये फाइनल मोमेंटम है, देख लो भाई, फिर काय मत करना, माइनस m इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर ये घटना डेल्टा टी में घटी। ठीक है। तो फिजिक्स ओलंपियाड के लिए कोई किताब अगर करनी है बच्चा, तो आईएन डिपेंड करता है, तुम आईएनपीएचओ की बात कर रहे हो, आईपीएचओ की बात कर रहे हो, या फिर तुम बात कर रहे हो एनएससीपी की। इन तीनों के लिए पाथ फाइंडर नहीं है, ये जान लीजिए, क्योंकि आईएनपीएचओ के क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, ए बी सी डी, और खूब सारी मैथ्स होती है, खूब सारी। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है बाहर के ऑथर की, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, 300 प्रॉब्लम करके आती है, 200 नहीं, 200 की 2 बुक आती हैं, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स, 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। वो आपके लिए आईपीएचओ और आईएनपीएचओ के लिए बढ़िया किताब है। ठीक है, चलिए एनएससीपी के लिए एससीवी बेस्ट किताब है, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन करता है एससीवी के अलावा कोई किताब करने का, तो आप एक डी मुखर्जी की किताब आती है जो एससीवी साहब के दोस्त हैं, उनकी किताब कर सकते हैं। फिलहाल मैं भटकना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर क्या आया, एम वी माइनस डेल्टा एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, प्लस डेल्टा एम यू माइनस एम वी अपॉन डेल्टा टी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट डालने जा रहा हूँ। लिमिट हाँ, यूनिवर्सिटी फिजिक्स अच्छी है बेटा किताब, बहुत अच्छी किताब है, फंडामेंटल सीखने के लिए बहुत अच्छी किताब है, प्रैक्टिस के लिए नहीं। ठीक, तो dp बाई dt आएगा एक चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं m मास लेता हूं इस बॉडी का, तो इस बॉडी का मास कम हो रहा है। ठीक है, तो dm बाई dt रिप्लेस होगा माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0 से। ध्यान रखिएगा इस बात का, तो रिप्लेस कर दीजिए, ये और ये हो गया कैंसिल बच्चा पार्टी। ठीक, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या बन गया, dm बाई डी टी इंटू वी, प्लस ये नेग्लेक्ट हो गया, डेल्टा एम भी 0 डेल्टा वी भी 0, 0 इंटू 0 खत्म। अच्छा, एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या बचा बच्चों, एम डी वी बाई डी टी। अच्छा, बाद में क्या बचा, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या बचेगा, माइनस क्या, डी एम बाई डी टी इंटू बोलिए यू। अरे बाप रे बाप, ये क्या है बे, ये क्या है, मतलब अबे यही तो आ रहा था केवल। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, पता ही क्यों आ रहा था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पे लोग ये छोड़ देते हैं, देखते रहना, लोग ये छोड़ देते हैं, डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम। अगर आप इसके मास के मोमेंटम को छोड़ दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी जो दुनिया भर की किताबें यूज करती हैं, महान किताबें, जो कि गलत है बच्चों, जान लीजिए। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये है कहानी, ध्यान रखिएगा इस बात का कि न्यूटन सेकेंड लॉ सही तरीके से क्या होता है। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बच्चा पार्टी एक और बात है इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने लायक है, क्या, वो भी सुन लीजिए। ये तो पहला पॉइंट था, एक और पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जो मैंने अभी तक बताया आपको। ठीक, चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बच्चा पार्टी
सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए जो इक्वेशन है, अगर मैं कांस्टेंट मास की बात करता हूं, कांस्टेंट मास की बात करता हूं, अभी आप इसको मत, इससे घबराइएगा नहीं, ये आपको घबराने के लिए नहीं बताई है मैंने सिर्फ इसलिए बताई है बच्चों कि ये मत यूज करिएगा, बस मेरा ये पर्पस है। ये कैसे हुआ, ये क्या मुझे याद रखना पड़ेगा? नहीं याद रखना पड़ेगा, बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो लोग केवल ये लिख देते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि इसमें ये भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ते हैं, तो देखते जाइए बच्चों, राहुल बाबू आप भी देखते जाइए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती रहेंगी जो आपको नहीं पता होंगी, इसीलिए कह रहा हूं बेसिक। लोग कहते हैं सर बेसिक पढ़ के क्या करेंगे, क्वेश्चन कराओ। फिर मैं जब बेसिक कराना शुरू करता हूं तो, और मेरा मानना है जिसके बेसिक्स क्लियर है ना, अब सोचो ये जरा सी चीज है ना, ये बच्चों को नहीं पता मान लो, अब वो बेचारे लगा रहे हैं, और INPHO में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया, JEE एडवांस से पूछ दिया गया, वो लगा रहे हैं ये वाला, और उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस, इनफाइनाइट किताबें लगाई हैं, लेकिन ये किसी में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स की किताबें थी, क्वेश्चन पूछने वाले ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया, थ्योरेटिकल, बच गई बैंड। इसलिए बच्चों ध्यान फिर से बोल रहा हूं सबसे, थ्योरी पर फोकस करो, बहुत एक एक बारीक लाइन पर फोकस करो, आपको मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपकी फिजिक्स बेस्ट फिजिक्स होगी, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनते जाइए, पेशेंस रखे रहिए बच्चों। इस दूसरा पॉइंट है वो ये कि इसको बोलते हैं कॉज, और ये होता है इफेक्ट। एक है कॉज, एक है इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट का गुरुजी क्या मतलब है? देखो, कॉज और इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बुखार आपको आया तो ये है इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ गया आपका। ठीक, अब एलोपैथिक क्या है? मेडिकल साइंस ने दिमाग लगाया, मेडिकल साइंस ने क्या किया, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सालों से चल रहा है ना, उसने उसका कॉज ढूंढ लिया। उसने जो है वो वायरस एक है, जुखाम है, नाक है, इन सब चीजों के नाम ढूंढे और बोला कि ये वायरस है जिस कारण से आपको बुखार आया। तो वायरस इज कॉज, वायरस हमने थ्योरी बनाई है उस इफेक्ट को सही करने के लिए, और देखा हमने कि अगर मैं वायरस को मार दूं तो ये बुखार चला जाता है। ठीक, तो वायरस हमारी थ्योरी है, इफेक्ट हमें दिखता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हमें बुखार है तो एलोपैथी मेडिसिन क्या करती है? बुखार की दवाई तो दे सकती है, उससे इफेक्ट खत्म होगा, लेकिन परमानेंट सही करने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट कराते हैं ना बहुत सारे, क्या देखते हैं? कॉज। कॉज क्या है इसका? वैसे ही फोर्स जो है बच्चों कॉज है, और एक्सीलरेशन जो है वो इफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन हमें दिखता है, फोर्स हमें दिखता नहीं। फोर्स हमने थ्योरी बनाई है कि फोर्स होगा। दिखता है क्या तुमको? अगर मैं इस हाथ पे फोर्स लगा रहा हूं तो तुमको क्या ऐसे एरो बना हुआ दिख रहा है क्या 10 न्यूटन का? दिखता तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट यही था ना, तो ma जो है वो फोर्स नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस इक्वेशन से रिलेटेड एक ABCD पॉइंट करके लिखता हूं। सबसे पहला, ma इज नॉट अ फोर्स, ma इज नॉट अ फोर्स। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट बताता है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज इक्वल टू द नेट फोर्स बट इट इज नॉट फोर्स। ठीक, दूसरी चीज, सिग्मा एफ इज द फोर्स, फोर्स इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बाय द बॉडी नहीं है भाई, एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैं पेज टर्न करने जा रहा हूं। इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी। कि मतलब सर इससे क्या आप बता देते हैं, एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बचपन से पता नहीं? पता भैया, देखो यार, क्यों नहीं पता गुरुजी? देखते हैं, बताता हूं, ध्यान से सुनना, क्या दिक्कत करते हो तुम लोग। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि क्या, क्वेश्चन क्या है, एक यार ये घोड़ा है और ये घोड़ा जो है एक कार्ट को खींचता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये घोड़ा कार्ट पर जितना फोर्स लगाएगा कार्ट घोड़े पे उतना ही फोर्स लगाएगी, तो लोग चलेंगे क्यों? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़े महान महान लोग जो है इसका आंसर भी देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, है ना?
कि ये घोड़ा है, ये वो है, व्हीकल है, घोड़ा उस पर लगाता है, व्हीकल घोड़ा जो है वो ट्रक उस पर कार्ट पे फोर्स लगाता है तो कार्ट घोड़े पे फोर्स लगाती है, दोनों सेम होते तो चलते क्यों हैं? रीजन सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। जिस बंदे को थ्योरी क्लियर है ना उसका उसको देना, वो कहता है कि सर बताइए चलाना किसको है? मैंने कहा कार्ट को। तो ये बताइए कार्ट पर लगने वाले फोर्स देखेंगे या कार्ट जिन पर फोर्स लगा रही है वो देखेंगे? बच्चों बोलो, ऑन द कार्ट या बाय द कार्ट? अगर कार्ट का चलना देखना है तो बोलो। कार्ट को चलाने के लिए, कार्ट ऑन द कार्ट फोर्स देखना है, ऑन द कार्ट फोर्स देखना है या बाय द कार्ट फोर्स देखना है? मैं ये पूछ रहा हूं। ऑन द कार्ट देखना है ना वे, तो ऑन द कार्ट तो फोर्स लग रहा है ना। अब ये कार्ट भी घोड़े पर फोर्स उतना ही लगा रही है, इससे कार्ट नहीं चलेगी तो आप क्या बोलोगे? बकवास कर रहे हो। क्योंकि कार्ट किसी चीज पर कितना फोर्स लगा रही है, इससे कार्ट के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कार्ट का मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो कार्ट पर फोर्स लग रहा है ना, और कार्ट पर लग रहा है तो कार्ट चल रही है, खत्म हो गई बात। कि घोड़े पे फिर बताओ सर घोड़ा पीछे चलना चाहिए। अब भैया घोड़े पे केवल ये थोड़ी लग रहा है, घोड़ा पैर जो है अपना जमीन पे मारता है और फ्रिक्शन फोर्स के कारण उस पर आगे फोर्स लगता है, इस कारण से घोड़ा आगे भाग जाता है। घोड़े पे पीछे फोर्स तो लगता है लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा होता है, तभी तो ताकत लगानी पड़ती बेचारे को आगे ले जाने के लिए। अपने पैर को चलाना पड़ता है ताकि क्या कर सके? फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर सके, आगे लगे और पूरी की पूरी गाड़ी आगे चल सके। ठीक है बच्चों? हाँ चलिए अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ आप में से कितने लोगों को सही सही आता है, चेक करते हैं भाई। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ कौन बताएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ? कौन बताना चाहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? देखता हूं। हाँ भाई कोई है शेर? एक्शन बराबर रिएक्शन, आहा क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ा फेमस है यार ये तो। नॉट ऑलवेज करेक्ट, अच्छा क्यों भाई? हमेशा करेक्ट क्यों नहीं है शौर्य बाबू? हमेशा करेक्ट क्यों नहीं है? ऐसे ही तुक्का मार दिया कि सर हर लॉ को गलत करते आ रहे हैं तो यार इसमें भी कुछ लोचा होगा। अच्छा चलो पहले तो मैं वो लिख देता हूं, है ना, जो आपका मन कर रहा है, पहले वो लिख देता हूं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्या भाई लोग अभी ठीक है? ये तो पढ़ा है यार, यही तो, इसी के लिए तो परेशान हो रहे हो तुम लोग, है ना? अच्छा चलो फिर पूछता हूं, देखते कितने लोग बता पाते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से क्या एक्शन और रिएक्शन, देखना जरा ध्यान से, क्या जरूरी है? फोर्स का एक ही लाइन के अलोंग होना भी जरूरी है क्या? एक्शन और रिएक्शन का एक ही लाइन के, मतलब क्या ऐसे हो सकता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ? ये पॉसिबल है? बताइए। न्यूटन्स थर्ड लॉ केवल ए बोलता है या ए प्लस बी दोनों के लिए वैलिड है? दोनों के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में दोनों चीजें शामिल हैं या केवल एक चीज? कितने लोग कहते हैं ए प्लस बी? कितने लोग कहते हैं ए प्लस बी शामिल है? जल्दी बोलें। ए प्लस बी शामिल है? केवल ए? ओहो केवल ए, केवल ए, केवल ए, केवल ए। आर्यन ने कहा ए, अरे भाई साहब, ओ हो, ऋषु राज ने कहा बोथ और राहुल झा ने कहा बोथ। अरे वाह बहुत ही बढ़िया। तो देखो ऐसा है, सिलेबस के अगर थोड़ा बाहर जाऊं ना, सिलेबस के बाहर अगर जाऊं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ दो होते हैं, लेकिन हम सिलेबस के बाहर क्यों जाएं? हमें तो जाने का मन भी नहीं है।
हमारे हिसाब से बोथ ए प्लस बी बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या कहीं पर लिखा है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। चेक करो कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना बच्चा। तो दोनों चीजें आती हैं, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट सुनते जाना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल ये है, उससे आर्यन कोड आपने तो सेंटी कर दिया मुझे। काय बच्चा क्यों सेंटी कर दिया बेटा? देखना जरा ध्यान। अच्छा सर 11th में फिजिक्स ओलंपियाड एंड 10th में मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन ठीक है क्या सर? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो। चलो ध्यान से सुनो बे, कहाँ पर बातें गप्पे, कितनी चैट गप्पे कितनी मारते हो। ये एक ब्लॉक, ठीक, ये ब्लॉक मेज को दबा रहा है। ये ब्लॉक इस टेबल को दबा रहा है, तो टेबल फोर्स लगा रही है एन, ठीक है। अच्छा दूसरा फोर्स इस पे अर्थ लगा रही है mg। अबे लगा रही है ना यार। चलो बताओ, mg जो दिखाया है मैंने, जो पिक्चर में दिखाया है mg, ये वाला mg, व्हाट इज रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस? व्हाट इज रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस? इस mg का रिएक्शन क्या है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अयान ने बोला है -mg, राहुल ने बोला है नॉर्मल, अयान ने बोला है माइनस, ऋषुराज ने बोला है नॉर्मल, शौर्य भार्गव ने बोला है -mg, जगविजन ने बोला है -mg, डायरेक्शन एंटी पैरेलल नॉर्मल, एंड पुल ऑन द अर्थ मुदित ने बोला है। ओहो हो। चलो ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं, पहले तो ये जान लो, इसमें बहुत गलती होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आंसर नॉर्मल नहीं है, तो ये जान लो। तो सही आंसर गुरुजी कैसे दें? देखो जो आपसे पूछा गया ना, पहले उसका नाम लिख लो। इसका नाम क्या है? सर नाम मतलब कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, यह है नाम का मतलब। तो ये mg कौन लगा रहा है? ध्यान से सुनना, अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक, अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बच्चों बात। पता है अब जो रिएक्शन निकालना ना, ऐसे यूं काम है, चुटकियों का से रिएक्शन आएगा। पता है क्या? दिमाग मत लगाओ, डेफिनेशन लगाओ कि क्या, कि डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी पर लगाता है तो बी ए पर जो लगाएगा वो रिएक्शन होगा, यही तो है। तो ब्लॉक की मतलब अप्लाइड बाय के बाद जो चीज लिखी है और ऑन के बाद जो चीज लिखी है उनको इंटरचेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब गुरुजी, मतलब ये कि इसका रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स है अप्लाइड mg अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन अर्थ। आय हाय 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 हाय, mg अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन अर्थ, ये क्या है यार? mg अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन अर्थ, तो सर आपने कहीं डायग्राम में दिखाया ही नहीं। मैंने कब मैं कहा दिखाऊंगा? मैंने कब कहा कि दिखाना है? अरे वो तो अर्थ पे लगेगा ना, वो तो अर्थ पे लगेगा ना, ब्लॉक पे थोड़ा क्यों लगेगा? अरे देखो क्या लिखा है, mg अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन अर्थ, तो मैं अर्थ पर दिखने वाले फोर्स दिखाई कहा रहा हूं, मैं तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स बता रहा हूं। -mg बोलना ठीक नहीं है यार, केवल -mg बोलने से काम नहीं बनेगा बबुआ।
पूरी बात बोलनी पड़ी। माइनस समझी तो दुनिया में हर कोई बोल देगा क्या कि भैया रिएक्शन तो हमेशा ही एफ का माइनस एफ होता है, ये लो तो हो गया खत्म कहानी। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, इस बात को जान लीजिए। क्या समझ में आई बात? ठीक, तो चलिए अगर समझ में आ गई है ना तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते कितने लोग बताते हैं। ठीक, हाँ अब कई लोगों के दिमाग में आ तो रहा होगा डाउट, तो पूछ ही लेता हूं। चलो बताओ, ये जो नॉर्मल डायग्राम में शो किया है, ये वाला, ये कई लोग सोच रहे हैं हाय राम ये क्या हो गया, बता तो पूछ लेता हूं। ये जो डायग्राम में शो किया है ना, ये वाला नॉर्मल, रिएक्शन ऑफ दिस नॉर्मल क्या होगा? चलो लिखना है पूरा, रिएक्शन ऑफ दिस नॉर्मल क्या होगा, माइनस एन मत कह देना। चलिए बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। पहले लिखो तो सही यार, अभी तो बताया है, इसको लिखो, इसका नाम क्या है, पहले लिखो इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो इसका नाम बोलो फटाफट, नहीं तो पिट जाओगे एक हाथ मेरे से आज। ये कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, जल्दी बोलो। टेबल लगा रही है, किस पे लगा रही है, जल्दी बोलो। ब्लॉक पे लगा रही है तो फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक, ये तो हो गया ये नॉर्मल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन लिखना है ना, तो इसका रिएक्शन क्या है, उल्टा कर दो यार बस, बाई की जगह ऑन की जगह बाई, फोर्स ऑन ब्लॉक, फोर्स बाई ब्लॉक ऑन टेबल। तो सब टेबल पे दिख क्यों नहीं रहा, तो मैंने कहा मैं टेबल पे फोर्स दिखा ही नहीं रहा, तो ब्लॉक पे फोर्स दिखा रहा हूं, मैं क्यों दिखाऊं। तो पता है इससे एक बढ़िया बात सामने आई है, एक दो पॉइंट आए हैं, ध्यान से सुनना, जिससे आप गलती करने से बचोगे। पहला पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी सेम इन देयर फंडामेंटल नेचर। कि मतलब क्या है गुरुजी, कि मतलब ये कि एक्शन अगर ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन होगा, एक्शन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, एक्शन अगर न्यूक्लियर है तो रिएक्शन भी न्यूक्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दोनों सेम टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको गलती करने से बहुत बचाएगा। पता है क्या, बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, और वो ये, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें भी लोग महान किताबें महान चीजें लिखती हैं, और वो ये कि ध्यान रखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल। एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है ये कि, ध्यान से सुनना, इंटरचेंजेबल का मतलब, अगर कई लोग कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब ये एक्शन है और ये वाला जो टेबल पे लगा रहा है वो रिएक्शन है, नहीं बच्चा, जरूरी नहीं है। अगर आपने इसको एक्शन बोला तो वो रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि कौन सा पहले आया। सर इज दिस लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर NSCP? बेटा सिर्फ NSCP नहीं, ये लेक्चर INPHO एंड IPHO के लिए भी सफिशिएंट है। थ्योरी की अगर बात करूं, न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो NSCP के लिए सफिशिएंट है, और NSCP से IPHO के बीच का जो गैप आएगा उसमें मैं IPHO के न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं बता रहा था आपको कि नॉर्मल, अगर मैंने इसको एक्शन बोला तो ये रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, और इसको एक्शन बोला तो ये रिएक्शन।
वैसे ही अगर इसको मैंने रिएक्शन बोल दिया ना तो अर्थ पर जो ये लगा रहा है वो एक्शन हो जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल है, ऐसा फिक्स नाम नहीं होता। आप क्या करने जाएं गुरुजी? आप सुनो, न्यूटन्स के तीनों लॉ तो खत्म हो गए सर, चैप्टर खत्म। इसका मतलब चैप्टर थ्योरेटिकली अगर सोचे तो खत्म है। लेकिन बच्चों हमें जब तक जो कॉमन फोर्सेस है ना उनके नेचर पता नहीं होंगे, वो कैसे लगते हैं ये पता नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर द कॉमन फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन आवर डेली लाइफ, दैट मीन्स इन आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉमन फोर्सेस क्या होते हैं? कॉमन फोर्सेस जरा देखते हैं बच्चों। कॉमन फोर्सेस हैं नंबर वन रेसनिक हॉलीडे क्वेश्चंस आर गुड। क्वेश्चंस तो बेटा नहीं रेसनिक हॉलीडे के अच्छे। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इरोडो कर सकते हैं, क्रोटो कर सकते हैं। मैंने बताया 300 प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स कर सकते हैं। ये सारी किताबें बढ़िया किताबें हैं। 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स भी एक किताब आती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो कॉमन फोर्सेस कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुजी? हाँ, एससीबी एनएससीपी के लिए तो बेस्ट किताब है बे, बहुत अच्छी किताब है। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, फोर्स अप्लाइड between by one mass body on another mass body। ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुजी? अरे ये m1 है, ये m2 है, बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में न्यूटन साहब ने कहा था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इस चैप्टर में हमें इसका कोई काम नहीं पढ़ने वाला। हमको पता है कौन सा पढ़ने वाला है काम? हमको पढ़ने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। अर्थ जो फोर्स लगा रही है ना ग्रेविटेशनल, हमारा पाला उससे पढ़ने वाला है। और उससे पढ़ने वाला है तो क्या, छोटी छोटी बातें हैं भैया, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं तो फिर कहते हो थ्योरी बेकार होती है, न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं। थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, पहली चीज। फॉर स्मॉल हाइट, हम लोग जो करते हैं वो बता देता हूं। फॉर स्मॉल हाइट मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वी assume this force as constant। we assume this force as constant and represent as mg। इसकी वैल्यू को mg से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। हाँ, जहां पर g क्या है एक्चुअल में पता है क्या वैल्यू होती है, मैं बताता हूं। ये लिख लिया तो देखो जरा क्या है एक्चुअल में। ये वैल्यू होती है m इंटू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होती है। ये लोग कहते हैं ये एक्सीलरेशन है बॉडी का। जी नो, इट इज नॉट द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। का मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये कि अगर तुम इसे ग्रेविटी फ्री स्पेस में, अगर तुम इसे किसी और फोर्स, बिना कोई और फोर्स लगाए छोड़ोगे, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा उसकी वैल्यू ये होगी। ये एक्सीलरेशन हमेशा है नहीं बॉडी का। जैसे ये बॉडी यहां रखी है, इस पर फोर्स mg लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो क्या इस पर इसका एक्सीलरेशन g है क्या? नहीं, एक्चुअल में g की वैल्यू किसके बराबर है? Gme अपॉन RE स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लेते हैं 9.8 या फिर
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट। हम लोग ये वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? जगजीवन पाल पूछ रहे हैं भैया, एम होता है मास और एमजी होता है वेट। ये वेट होता है, पूरा पूरा का पूरा एमजी वेट कहलाता है और एम कहलाता है मास। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। अगली कहानी सुनिएगा। एमजी का डायरेक्शन क्या है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, तो हम क्या बोलते हैं? एमजी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। अब लोग कहेंगे गुरुजी वर्टिकल की डेफिनेशन तो पढ़ाई नहीं और आप कह रहे हो वर्टिकल डाउनवर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हो, वर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ाना है बहुत जरूरी, क्योंकि वर्टिकल की डेफिनेशन कई लोगों को पता ही नहीं होती है, खासकर वो लोग जो सोचते हैं थ्योरी पूरी आती है, उन्हें वर्टिकल की डेफिनेशन ही नहीं पता। ध्यान से सुनना वर्टिकल की डेफिनेशन। वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज रेडियल डायरेक्शन है। हाँ, अगर आप यहां खड़े हैं बच्चा पार्टी अर्थ में, ये अर्थ का स्फीयर है, तो ये वाला डायरेक्शन कहलाएगा वर्टिकल अपवर्ड और ये वाला कहलाएगा डायरेक्शन अंदर वाला क्या कहलाएगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर आप यहां खड़े हैं गुरुजी इस जगह, तो पता है कैसे खड़े होंगे? पहली बात तो आप ऐसे खड़े होंगे, ऐसे, ठीक, और ये डायरेक्शन होगा रेडियल डायरेक्शन, ये होगा वर्टिकल अपवर्ड और ये वाला होगा वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वर्टिकल डायरेक्शन इज रेडियल डायरेक्शन इज वर्टिकल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो रेडियल डायरेक्शन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन कहलाता है ना? तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है फिर? हॉरिजॉन्टल्स की डेफिनेशन सुनिए, डेफिनेशन तो पता ही नहीं सर हमको, जीवन में कभी पढ़ी नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, डेफिनेशन लिखो, प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एट एनी पॉइंट, वर्टिकल इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी भी पॉइंट पर अगर आप वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर दोगे, मतलब यहां पर अगर प्लेन ड्रॉ कर दिया ऐसा, तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं ऐसे इधर, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन कई लोग कहते हैं सर हमेशा यही तो होता है, वर्टिकल अपवर्ड अपवर्ड हमेशा यही तो होता है, ये वाला। तो भैया एक बात बताओ, जो नीचे नॉर्थ साउथ पोल पे लोग बेचारे जो चलते होंगे, वो अर्थ पे ऐसे लटक लटक के चलते होंगे, अरे भाई बहुत मुश्किल है ऐसे अर्थ को। यही तो हुआ, अगर हर चीज़ वर्टिकल अपवर्ड ऐसी होती है तो ये वाले लोग बेचारे लटक लटक के चलते होंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों का जीना तो दूभर होगा। अरे भैया यहाँ वाले लोगों, कई लोग सोच रहे हैं इसमें गलत क्या है, बताता हूँ। यहाँ वाले लोगों के लिए ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ वाले लोगों जब ऐसे खड़े होंगे तो उनको ये नॉर्मल लग रहा होगा कि हाँ वो नॉर्मल खड़े हैं। समझ में आई बात? क्लियर है जी? ठीक, तो ये है कहानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की, ध्यान रखना। और mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो ये हो गई mg की कहानी। अब आते हैं अगली बात, और वो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन कोई बताएगा क्या? कोई बताना चाहे तो बता दे यार, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन। एनीवन? कोई भी भाई लोग, नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन इस जी वेक्टर क्वांटिटी। यस बच्चा, देखो ना जी का डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड, ये ले, ठीक है। ऑलवेज mg, देख यहाँ पर वेक्टर लिखा है मैंने, है ना। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, शौर्य भार्गव ने लिखा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स तो यार नहीं होता भाई। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन ही तो नहीं पता हम लोगों को। पता है हमको फीलिंग से काम करना आता है, और फिजिक्स फीलिंग से नहीं बनी है।
फिजिक्स डेफिनेशन पढ़िए और उस डेफिनेशन से अपनी फीलिंग को बनाइए। हम क्या करते हैं, फीलिंग से डेफिनेशन समझते हैं, जो कि गलत है। इट इज द रिएक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ओके, इट कैन ओनली बी पुश परपेंडिकुलर। लगता सर, आकाश क्लियर। ओहो, द नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स दैट सरफेस एक्सर्ट टू प्रिवेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम पासिंग थ्रू ईच अदर। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश। देखो जी, ये डेफिनेशन तो नहीं है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। पता है क्या डेफिनेशन है? इट इज द component of contact force developed due to contact between two bodies along common normal। आप लोगों ने जो लिखा है वो सब डेफिनेशन नहीं है, वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कुछ लोगों ने सही लिखा है, कुछ लोगों ने गलत लिखा है ना। ये डेफिनेशन होती भैया, क्या करें। हाँ, ये जरूर है कि दिस फोर्स प्रिवेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड या सॉलिड भी नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पासिंग थ्रू ईच अदर अब सॉलिड है भाई तभी नॉर्मल आएगा, वरना आएगा नहीं, इसलिए लोग इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब रितेश कह रहा सर ये चीज क्वेश्चन में कैसे यूज होगी, बताऊंगा, चिंता मत करो। जब क्वेश्चन में यूज होगी ना तो तुम कहोगे अरे बाप रे बाप, थ्योरी क्वेश्चन में ऐसे यूज होती है क्या। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, कि बड़े बड़े टफ क्वेश्चन से खट हो जाते हैं अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो। डिपेंड करता है आप थ्योरी कैसे पढ़ते हो, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। आएंगे बच्चा, रितेश आएंगे, चिंता मत करो। ये है ए, ये है बी, ठीक, ये इन दोनों सरफेस का कॉमन नॉर्मल। अब इन दोनों में जो कांटेक्ट हुआ उसके कारण से जो इनमें फोर्स लगेगा वो नॉर्मल कहलाएगा। बी पर ऊपर की ओर लगेगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से बी ए पर नीचे की ओर लगाएगा। ये दोनों नॉर्मल फोर्स कहलाएंगे क्योंकि सरफेस के नॉर्मल के लॉ में। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ड्रॉ करना सीखेंगे और इसका क्या यूज है फर्दर ये सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सिस्टम, इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सिस्टम। क्या मतलब है गुरुजी? महर्षि देवनाथ, बीएम शर्मा बकवास किताब है, इरोडो ठीक किताब है, शशि भूषण जानता नहीं, मतलब मुझे कोई खास नहीं लगती है, नहीं। इरोडो, क्रोटो, जेई 2000, फिर से बोल रहा हूं, 2000 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, 2000 मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स एंड 300। और कितने बार पूछूंगा यार, बताऊंगा तुम लोगों को। चलो खैर आगे बढ़ता हूं। इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द सिस्टम का मतलब सुनना, ये मेरा हाथ है, ये है क्या, रिमोट, ठीक है। अब ये बताओ क्या मैं रिमोट अपने हाथ पे लगा के ऐसे अपने हाथ को खींच सकता हूँ जब तक स्पाइडर, या अपने हाथ से रिमोट को ऐसे खींच सकता हूँ जब तक स्पाइडरमैन नहीं हूँ, तब तक तो नहीं खींच सकता। मैं अपने हाथ से रिमोट पर रिमोट की ओर फोर्स लगा सकता हूँ, रिमोट से अवे फोर्स लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। दैट मीन्स रिमोट मेरी ओर फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स,
तो हाथ पर, मेरे हाथ को अगर मैं सिस्टम लूँ, मेरे हाथ को मैं सिस्टम लूँ तो टूवर्ड्स द सिस्टम मतलब हाथ की ओर, तो ये रिमोट मेरे हाथ की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और अगर इसको सिस्टम लूँ रिमोट को, तो मेरा हाथ रिमोट की ओर फोर्स लगाएगा, रिमोट से अवे नहीं लगा सकता, बाहर नहीं खींच सकते हम ऐसे हाथ लगा के। क्लियर? श्याम राज, डिपेंड करता है थ्योरी की किताब पूछ रहे हो या न्यूमेरिकल की। इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सिस्टम, ठीक। दूसरा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, ये नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ध्यान रखना भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये थोड़ी सी लंबी कहानी है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे, वो सब देखो। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये जैसे मान लो सरफेस है ना, ये सरफेस है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं एक के नीचे एक, आपने इसको प्रेस किया तो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, और इसी कारण से ब्लॉक पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है। यास्मीन बानो, थ्योरी बुक जो है वो एससीबी बहुत अच्छी किताब है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स सर्वे एंड जेविट बहुत अच्छी किताब है ये थ्योरी के लिए। या बहुत ज़्यादा अच्छी थ्योरी पढ़नी है तो फिनमैन लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, एक बात। इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द सिस्टम, दूसरी बात कि कुछ उदाहरण हो जाए गुरुजी, एग्जाम्पल हो जाए तो हो जाए भाई साहब। देखिए साहब, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक, और इस सिलेंड्रिकल ड्रम में ये दो स्फेयर रखे हैं भाई साहब, एक स्फेयर ये रखा है, इस स्फेयर को थोड़ा सा नीचे टच करा दें यार, ये रखा है, ठीक। और दूसरा स्फेयर जो है वो कुछ ऐसे रखा है, ये दूसरा स्फेयर रखा है, ठीक। ये दूसरा स्फेयर रखा है, इसको भी थोड़ा टच करा दें यार, ये टच करा दिया भाई। हाँ, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये है दीवार, अरे ये दीवार है ना बे, दीवार को ऐसे बना देते हैं, वेसल की वॉल है, ठीक। सारे नॉर्मल फोर्स को शो करिए। चलिए शुरू हो जाइए, पहले आप करिए फिर मैं पढ़ता हूं। सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होती है डे वाइज? बेटा पूरा शेड्यूल आ जाएगा वीक का, आज शाम को या कल तक आ जाएगा, चिंता मत करो, तो वो शेड्यूल देख लेना। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हाँ तिवारी साहब, 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। देखो भाई, सबसे पहले ए का कांटेक्ट हो रहा है इस दीवार से, ये है दीवार और ये है ए, इन्होंने कांटेक्ट हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं बे। एंड टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द सिस्टम, तो ए पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ए को बाहर निकालता हूँ, ए ये रहा ए, ठीक है। ए पर एक तो रहा दीवार का, एन बाई वॉल, ठीक। अब चला इसको देखो, ये सरफेस, इस सरफेस पे कॉमन नॉर्मल, यही तो होगा। टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द सिस्टम भाई, टुवर्ड्स द सिस्टम लगा देते हैं, टुवर्ड्स द सिस्टम मतलब एक ही ओर, ये एन बाई सरफेस होगा। कि और गुरुजी और किसी के कांटेक्ट में है क्या? हाँ यार, ए बी के कांटेक्ट में है। तो तुम्हें पता है स्फेयर या सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो है, या सर्कल के सेंटर जो रेडियस होता है वो हमेशा सर्कल के पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये बात तो पता होगी, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रेडियस की होती है। तो ए और बी ये कॉमन नॉर्मल होगा इन दोनों का, ठीक। अब बताओ ए पर देख रहे हो या बी पर देख रहे हो? ऑन ए देख रहे हो, ऑन ए देख रहे हो या बी पर देख रहे हो? ए पर देख रहे हो तो ए की ओर होगा या बी की ओर होगा? बोलो, ए की ओर होगा। तो ये है एन बाई बी। चलिए ये मैंने बना दिया, चला अब आप ऐसे ही बनाइए मैंने जैसे बनाया। किस पर? बी पर बताइए। चलिए ऑन बी। एमजी लगेगा बच्चा, क्यों नहीं लगेगा? वी आर ओनली शोइंग, वी आर ओनली शोइंग
नॉर्मल फोर्सेस, शोइंग नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, केवल हम नॉर्मल फोर्सेस शो कर रहे हैं। ठीक, चलिए बताइए 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 भाई, बी पर लगने वाले नॉर्मल फोर्स बताइए। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बाई सरफेस एंड ए, ओके। तो चलिए बी पर फोर्स बना ही लेते हैं यार, है ना। तो ये रहा बी, हाँ। अब बी किसके कांटेक्ट में, इस वॉल के कांटेक्ट में है, तो बी पर किधर लगेगा बताइए, वॉल किधर लगाएगी, इधर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बोलो। वॉल 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 बी पर इधर लगाएगी फोर्स जैसा मैंने बनाया, नहीं लगाएगी भाई। नॉर्मल हमेशा टुवर्ड्स द सिस्टम लगता है, तो बी की ओर लगेगा, तो बी की ओर लगेगा। ये रहा एन बाई वॉल, एन बाई वॉल। चलिए बी पर और देखें, बी ए के कांटेक्ट में, बी ए के कांटेक्ट में, बी ए के कांटेक्ट में है। चलिए ठीक है, किधर लगेगा बोलिए। ए बी पर लगा, किधर लगाएगा, अरे इधर लगाएगा ना यार, ए बी पर इसी साइड तो लगाएगा, खींचेगा ना इसको। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सिस्टम, तो बी की ओर लगेगा, ए बी की ओर लगाएगा, ठीक है। तो बी की ओर, बी की ओर मतलब इस साइड, ये है एन बाई ए। ठीक, चमका, समझ में आया। ठीक है, अगर ये चमक गया है ना बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते कितने लोग बता पाते हैं, फटाफट बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ, ये कॉर्नर ले लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया मज़ेदार मस्त कॉर्नर, ये और ये ले लेता हूँ स्फेयर। स्फेयर लेता हूँ दूसरे रंग का यार, तभी मज़ा आता है, ज़रा कलरफुल चीज़ें बनती है ना। आय हाय हाय, ये स्फेयर है, ठीक है। ये लीजिए, ये कॉर्नर है, और यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर देता हूँ, ये दीवार है, हाँ ये दीवार है, ये दीवार है। चलिए स्फेयर पे लगने वाले नॉर्मल को शो करिए, फटाफट फटाफट नॉर्मल फोर्स शो करिए। रितेश, हेलो सर, आई एम स्कोरिंग 240 आउट ऑफ 360 इन रिव्यू टेस्ट एडवांस एलन सर, इज इट गुड। 240 360 में, अब डिपेंड करता है तू कौन से रैंक चाहता है, मतलब तू सिलेक्शन चाहता है या रैंक चाहता है। रैंक चाहता है तो 240 अच्छे नहीं है। जल्दी शो करो नालायकों, जल्दी से फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ यार, तुम लोग तो सुनते नहीं हो। ऑन द स्फेयर है। गुरुजी हम तो फंस गए कि कैसे, अरे इस कॉर्नर का नॉर्मल कैसे ढूंढें। ये नॉर्मल तो बहुत कॉर्नर तो बहुत बदमाश है। ये नॉर्मल कैसे, इसका नॉर्मल ये होगा, इसका नॉर्मल ये होगा, अब इसका पता नहीं, ये होगा ये होगा ये होगा, कितने एंगल पे होगा हमें क्या पता। तो मैंने एक टर्म लिखवाया है बच्चा, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब इसका नहीं पता, स्फेयर का तो पता है, इसका नहीं पता, तो स्फेयर का तो पता है। हाँ, स्फेयर का हमेशा रेडियस के अलोंग होता है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन वाह, स्फेयर को निकाला बाहर, ठीक है। तो स्फेयर की ओर या स्फेयर से अवे, स्फेयर की ओर लगेगा बच्चा। तो ये हो गया एन बाई कॉर्नर, एन बाई कॉर्नर। वॉल वाला तो सिंपल सा है यार, ये देखो, ये हो गया एन बाई वॉल, खत्म हो गया कि नहीं। सर फिर कितना आपके हिसाब से अंडर 100, अंडर 100 के लिए बेटा तुम जब एलन के टेस्ट में कॉन्टीन्यूसली तो 280 के ऊपर लाओगे तो तुम सोच सकते हो एलन 500, मतलब आईआईटी में 500।
280 से ऊपर कॉन्टिन्यूसली लाने होंगे, 270 280 से ऊपर, ठीक है। अच्छा अगली चीज़, कई बार लोग सोचते हैं सर इस कॉर्नर ने तो फंसा दिया यार। अगर मान लीजिए कॉर्नर ऐसा आ जाए तो गुरुजी कि कैसा कि 2 पेंसिल ले ली हमने, ये देखिए साहब, ये पेंसिल है, ये पेंसिल 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 पेंसिल, ये 2 पेंसिल, ये एक पेंसिल, ठीक है, और ये दूसरी पेंसिल, ये 2 पेंसिल ऐसे टिका दी मैंने। अब बताओ गुरुजी नॉर्मल कैसे बताओगे? तो आंसर है नॉर्मल इन दिस केस इज नॉट डिफाइंड। तो सॉल्व कैसे करेंगे गुरुजी? सॉल्व क्या करते हैं ऐसे केस में, हम 2 कंपोनेंट ले लेते हैं रिएक्शन फोर्स के या एक्शन फोर्स के, जो बोलना चाहे, कांटेक्ट फोर्स के, आर एक्स और आर वाई, और फिर सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मल पता ही नहीं है क्या डायरेक्शन है, ठीक। हाँ तो भैया ये थी आज की क्लास, और कल की क्लास में पढ़ेंगे दनादन टेंशन फोर्स। जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं टेंशन फोर्स में, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है, हाई फाई क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम लोग टेंशन फोर्स, और न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से कैसे एनालिसिस की जाती है ये भी सीखेंगे, ठीक है। कल का मतलब संडे को नहीं भैया, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।